मैं सबको सबसे एक बार इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपका। कई लोगों को तो मैं जानता हूँ, कई लोग नए हैं। तो मेरा नाम सागर गुप्ता है, मैं 2015 बैच का हूँ। ये अभिषेक सर हैं, इज़ अ रिनाउंड फैकल्टी। चंचल सर हैं, ये मेरे ही बैचमेट है 2015 बैच के। ये भी मेरे बैचमेट में हिमांशु दास सर, ये भी 2015 बैच के हैं। ये मनोज सर हैं, ये 17 बैच के हैं। और ये बमम सर हैं, ये भी 17 बैच के हैं। So we all have cleared UPSC at different stages of life, and currently we are serving officers. The idea of this program is to give a dedicated and focused approach to the candidates. Last year also, this program was conducted, and despite the paper being the very tough paper, पिछले साल का पेपर अगर आप लोगों ने देखा हो, और क्योंकि इस कोर्स में जनरली वही टारगेट ऑडियंस है जिन्होंने कभी ना कभी पेपर दे रखा है, बिकॉज इट्स ए डेडिकेटेड प्रोग्राम। पिछले साल का कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं जो उस कोर्स में थे। पिछले साल जो हमारा पहला ही प्रोग्राम था, उसमें डिस्पाइट बीइंग द टफेस्ट पेपर ऑफ यूपीएससी हिस्ट्री, द पासिंग परसेंटेज वाज मोर देन 60%। ऑल्दो वी हैव ए स्मॉल ग्रुप, तो नंबर वाइज हमारा नंबर छोटा था, पर परसेंटेज वाइज इट वाज मोर देन 60%। तो इस साल हम उससे बेटर करने का ही सोच रहे हैं। अगर पिछले साल 60% से ज़्यादा हमारी सक्सेस रेट थी, तो इस साल हम कोशिश करेंगे कि वी शुड अचीव एटलीस्ट 80% सक्सेस रेट। कहने में बहुत टफ लग सकता है क्योंकि द पासिंग परसेंटेज ऑफ दिस एग्जाम इज़ वेरी लेस, इट इज़ इन सिंगल डिजिट, 1-2% के आसपास है। पर और कई लोगों को प्री इसलिए भी टफ लगता है बिकॉज प्री का जो दायरा है, प्री का जो आयाम है, जो उसका डायमेंशन है, वो वास्ट रहता है। और पेपर हर साल चेंजिंग डायनेमिक्स के साथ आता है। यू कांट प्रिडिक्ट द पेपर ऑफ प्रीलिम्स, बट यू कैन प्रिडिक्ट द पेपर ऑफ मेंस। तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पेपर क्या आएगा, पर आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि पेपर का सिलेबस क्या है। तो हमारा अप्रोच हमेशा रहता है कि यूपीएससी को हमें ओवरडू नहीं करना है, हमें उनको गलत प्रूफ नहीं करना है। आपका गाइडेंस सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए, यूपीएससी का मटेरियल, यूपीएससी का सिलेबस और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमारी अप्रोच उसके बाहर जाने की नहीं है, क्योंकि उसके बाहर जाके अगर यूपीएससी कुछ भी पूछेगा तो मोस्ट ऑफ द कंपिटिटर्स विल बी आउट। तो आपको कंपिटिटर्स को आउट करने के बारे में सोचने के लिए देखना है कि जो सबको आता है वो आपको उनसे अच्छा आना चाहिए, जो किसी को नहीं आता वो आपको भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको परसेंटेज नहीं लानी, आपको 80%, 90%, 95% लाके टॉप नहीं करना है। आपको सिर्फ 10,000 सीटें अगर प्रीलिम्स में है, तो यू शुड बी इन दैट 10,000 पीपल। आपका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए। तो आपको सिर्फ अपने कंपिटिटर से बेटर करना है। तो कंपिटिटर से बेटर करने का मतलब है जो सब पढ़ रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि आएगा वही सब लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी, सबके पास टाइम बराबर है, मतलब एक प्री और अगले प्री के बीच 12 मंथ है, तो सबके पास उतना ही समय है। तो ह्यूमनली जितना पॉसिबल है उतना ही व्यक्ति पढ़ सकता है। और एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हमेशा वही पढ़ता है जो सिलेबस में है और यूपीएससी के गाइडेंस में है, गाइडलाइन में है, यूपीएससी के सिलेबस में है। उसके बाहर जाके अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, एंड देन रिवाइज दैट थिंग अगेन एंड अगेन। हमारा यहाँ जो अप्रोच है, हर टीचर का अलग अलग अप्रोच रहेगा। वी गिव द फ्रीडम टू टीचर्स, बिकॉज जो टीचर्स हैं सब अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स हैं। तो यहाँ पे उनको फ्रीडम है। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा उनका, और पढ़ाने का जो सिलेबस जिस तरह से वो फिनिश करेंगे। मान लीजिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मैं पीपीटी और डीपीपी, इस साल मेरे जो कोर्स रहेगा उसमें मैं डीपीपी भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विल बी गिवन टू यू अकॉर्डिंग टू द से जो हमने उस टाइम हम क्लास लेंगे, उसके बाद आपको एक डीपीपी मिलेगी, वो आप जाके घर करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में, क्लास चालू होने के पहले वी विल सोल्व दोज क्वेश्चंस, आपको कोई डाउट हो तो, और फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। डीपीपी में क्या होंगे, डीपीपी में होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बिकॉज द सेल दिस कोर्स इज फॉर प्रीलिम्स ओनली। तो उसमें कोई मेंस टाइप का नहीं होगा। हम हमेशा और तो सब टीचर का अलग अलग अप्रोच रहेगा। हो सकेगा किसी टीचर का स्टोरीज के थ्रू पढ़ाने का तरीका रहेगा एंड में, पर आपको ये मैं श्योर करता हूँ कि अगर आपने डेडिकेटेडली जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करा तो आपको। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फोकस अप्रोच रखिएगा। सब लोगों को क्या लगता है ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो नहीं है। अप्रोच क्या होना चाहिए, जो आपको बोला जाएगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। आप अगर ये बिलीफ रखेंगे कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है, हमेशा आपकी मेहनत ज़्यादा लगनी चाहिए सही टीचर सेलेक्ट करने में। पर अगर एक बार आपने टीचर सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपको उस पर भरोसा रखना है। अगर आपने किसी का हाथ थामा है तो फिर उस पर भरोसा रखिए। ये चूज करने में टाइम लगाइए किसको आप चूज कर रहे हैं, पर वंस यू हैव डिसाइडेड योर टीचर, हैव फेथ इन द टीचर। बिकॉज अगर आप फिर उसके बाद बार बार टीचर चेंज करेंगे तो निर्वाण नहीं मिलेगा। एक बार बुद्धा किसी को मान लिया तो उसकी बात पे चलो, बार बार चेंज नहीं करना है। कभी चारवाक पकड़ लिया, कभी बुद्धा पकड़ लिया, कभी, तो फिर सबका रास्ता अलग हो जाएगा और पेपर आ जाएगा।
तो हो सकता है फिर आपको टाइम लग जाए। एवरी अटेम्प्ट इज़ वेरी प्रीशियस, डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट्स। नाउ बहुत सारे लोग आए तो सबको थोड़ा थोड़ा बोलने का मौका दूंगा, मैं ज़्यादा खुद नहीं बोलूँगा, मैं क्लास में ज़्यादा बोलूँगा। चलिए। Then we will have a question answer session, आपके questions पे। कैसे हैं आप लोग? कब है प्री? डेट याद है? तो डर लग रहा है? तो डरना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है और बहुत डेडिकेटेड तरह से हमें पढ़ना है। अच्छा, फिलोसफी ऑप्शनल किसका किसका है? अच्छा, एक कोट मैं बोलूँगा, है ना? एक पढ़ लिया फिलोसफी ऑप्शनल? अच्छा, एक कोट बताओ मुझे, एक कोट है, वो किसने दिया? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावति पतति भूतलम उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यार फिलॉसफी में तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो ये लोग बोलते हैं कि चारवाक ने ऐसा बोला, तो हमें वो फॉलो नहीं करना है, हमें कुछ और फॉलो करना है। उठति पठति पुनः पठति यावति पतति भूतलम उत्थाय च पुनः पठति त्वम यूपीएससी विद्यते। ठीक है, तो इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है और बहुत डेडिकेटेड तरह से जो पेपर में आ रहा है पीवाईक्यू के थ्रू, वो सब कुछ उसी तरह से पढ़ना है। समस्या क्या कहाँ पे होती है कि हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं किस चीज़ में जो पेपर में नहीं आ रहा है, नॉन अननेसेसरी चीज़ें पढ़ते हैं। किसी ने कुछ बता दिया यार ये इंपॉर्टेंट है, या फिर चाय वाली दुकान में बात कर रहे हो किसी से और तुम्हें लगा कि तुम्हें नहीं आता है, फिर तुम्हें लगा तुम्हें क्यों नहीं आता है, तुम वो पढ़ने लगते हो, उसमें टाइम खराब करने लगते हो। और प्रॉब्लम यही है, क्यों ऐसा होता है कि 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं और केवल 10,000 लोग प्री क्वालिफाई कर रहे हैं? 9,90,000 लोग प्री क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सो देयर विल बी सम डिफरेंस उन लोगों के बीच में जो 9,90,000 हैं और 10,000 हैं। तो हमें टारगेट ये करना है अगले 4,000 में उस 10,000, अगले 4 महीने में उस 10,000 के बीच में हमें आना है ना? अदरवाइज उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो यूपीएससी का सपना तो टूट गया ना, क्योंकि मेंस ही लिखने को नहीं मिलेगा। मेंस नहीं होगा तो फिर इंटरव्यू नहीं होगा और सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसी चीज़ को टारगेट करके एकदम फोकस तरह से पढ़ना है और इस 4 महीने में कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई भी बहाना नहीं चाहिए कि ये हो गया, इसकी शादी में जाना है, ठीक है, ये फेस्टिवल है, कोई बहाना नहीं चाहिए। अदरवाइज यूपीएससी का प्री ना, लोग बोलते हैं इट इज़ आयरन गेट, और रियली वो आयरन गेट बन जाता है और है भी। 9,90,000 लोगों के लिए तो है ना। और जिसका एक बार प्री निकलने लगता है बार बार निकलने लगता है। ऐसा क्यों है? वो क्या अलग कर रहे हैं जिनका प्री निकल रहा है, और जिनका नहीं निकल रहा है वो क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, लोगों को पता ही नहीं होता पढ़ना क्या है। सो यहाँ पे जैसे सभी लोग मोस्टली यूपीएससी सेलेक्टेड हैं, उन्हें लाइफ टाइम में कई बार प्री निकाला, सो दे नो ईच एंड एवरीथिंग, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पे कम फोकस करना है और किस चीज़ को एकदम छोड़ देना है। कुछ चीज़ें हैं सिलेबस में प्री के लिए, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। तो इस अप्रोच के साथ हमें पढ़ना है। जो टीचर बता रहे हैं ना, बस उतना ध्यान से पढ़ना है। टीचर बताएगा कि भाई बाहर से तुमको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, तो नहीं पढ़ना है। अदरवाइज 100 पेज का तुम करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम ये होती है। फिर 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स, 800 पेज का करंट अफेयर्स हो गया, याद कितना रखोगे, रिटेन कितना करोगे? अब टेक्नोलॉजी में मैंने इस बार आपके लिए 100 पेज का नोट्स बनाया है एंड पूरा करंट अफेयर्स अपडेटेड होगा, ठीक है। फिर अप्रॉक्सीमेटली 500 MCQ कराऊंगा और मैं बोलूँगा कि करंट अफेयर्स मत पढ़ो। अब तुम जाके उठा लोगे 100 पेज का करंट अफेयर्स पढ़ोगे, बेटर है ना जो क्लास नोट्स दिया जाएगा 100 पेज का वो याद कर डालो। लास्ट टाइम मैंने 8 क्लासेस ली, अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चन आए टेक्नोलॉजी के। 12 क्यों करने हैं? 8 कर लो, खुश रहो, प्री पास करना है ना। 50% से कम मेरिट जा रही इस बार, शायद कितनी 80 नंबर के आसपास गई है मेरिट। 50 कर लो, खुश रहो, ठीक है। टॉप तो करना नहीं है प्रीलिम्स में। चलो फिर आगे मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, सर बताएंगे आगे आपको। Good evening, everyone. My name is Chanchal Chitwan, and I am CSE 2014 qualified.
सो ज़्यादातर चीज़ें तो मुझे लगता है कि आप लोग को बता दी गई हैं, और चूँकि आप लोग सब पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग को कुछ पूछना है, मेरे से कुछ जानना हो, तो आप लोग प्लीज़ अपने आइडिया शेयर करें। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो मैं ज्योग्राफी में आप लोग की मदद करूँगा। और कुछ आप लोगों को अगर हाँ क्या समस्याएं हैं आपकी, क्यों प्री पास नहीं हो रहा है, अगर पास नहीं हुआ अभी तक कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? हम्म, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि कुछ नहीं आता है। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो कुछ तो आता है, और फिर भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, फिर भी प्री नहीं पास हो रहा है। अभी सागर सर ने बताया ना कि सब टीचर का जो टेक्निक होगा, स्टाइल वो डिफरेंट होगा। सर मोनोटोनस नहीं चाहते हैं। सर आप लोगों ने इंटरेक्टिव सेशन करना चाह रहे हैं हम ये नहीं चाह रहे कि आप हम बोले और आप लोग सुनते रहें फिर ज्ञान लेके चले जाएं, या ज्ञान लेने वाली कोई बात ही नहीं। बेनिफिट भी नहीं हाँ, उसका कोई मतलब ही नहीं है। यस प्लीज़ मैम। हाँ, फ्रेशर्स के लिए भी है, ऐसा नहीं है। फ्रेशर्स की तरफ से तो ज़्यादा क्वेश्चंस आने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पास में ज़्यादा डाउट्स होंगे, आपके मन में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए हों, जिन्होंने पहले ट्राई नहीं किया, एग्ज़ाम नहीं दिया। हम्म, हाँ, उसके अलावा क्रैश कोर्स में एक और चीज़ होती है, कुछ वैसे एरियाज हैं हर सब्जेक्ट में जहाँ से कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं यूपीएससी में। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी उठा लेंगे तो पॉलिटी में पार्लियामेंट चैप्टर से क्वेश्चंस हर साल एक दो आने ही आने हैं। तो इस क्रैश कोर्स में हमारा जो फोकस रहेगा वो वैसे टॉपिक्स पे रहेगा जहाँ से हमें क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। अगर हम बिना मतलब के जो है कुछ भी पढ़ाते रहें, आर्टिकल 370 पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आर्टिकल 370 से नहीं आएगा सवाल। तो हमें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे फोकस करना है, पार्लियामेंट पे फोकस करना है, इस तरह की चीज़ें जहाँ से कि क्वेश्चंस यूपीएससी हर साल फ्रेम करती है। इसलिए क्रैश कोर्स का मतलब है कि आपने बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं, अब आपको बस रिफ्रेश करना है। आपके कहीं पे डाउट्स आ रहे हैं तो वो डाउट्स क्लियर करने हैं, बस वो चीज़ें हैं क्रैश कोर्स में। किसी का कोई डाउट, कोई सवाल नहीं? चलिए फिर मैं अपने कलीग्स को आगे देता हूँ। थैंक यू। Good evening, everyone. My name is Sunil Das. I am from CSC 2015 बैच। तो जैसे सबने बोला कि एक्चुअली प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, तो बेसिकली क्या है कि सब लोग जो क्वालिफाइड हैं उन्होंने अपना एक प्रोसेस लिया है, किस तरह से हम क्वालिफाई करते हैं या फिर किस तरह से हमने पढ़ाई किया है। तो हमने काफ़ी मिस्टेक्स जो किए हैं उन चीज़ों पे हम काम करके और बेसिकली उसको आप लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा है कि जैसे क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक यूएसपी होता है, मतलब कैसे पढ़ते हैं। तो आप जब देखेंगे हर एक टॉपर, आप किसी टॉपर या किसी भी क्वालिफाइड के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो आपको लगता है कुछ चीज़ें जो इसके साथ है मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो वैरायटी होने का मतलब यही है कि आप लोगों को उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे और आप अपने जो कमियां हैं उसको दूर करके अच्छा कर पाएंगे। तो ये प्रीलिम्स जो फोकस्ड बैच है, फोकस अप्रोच वाला जो बैच है, इसमें बेसिकली वो छोटे छोटे बारीकियों पे हम लोग काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको जो प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं उससे आप बच पाएंगे और आपको भी समझ में आएगा कि हाँ यार यही है। और चूंकि PYQ हमारा बेस रहेगा तो उससे भी ये क्लियर होगा कि हाँ हम कोरिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, इस हिसाब से हमें पढ़ने हैं। और थीमेटिक अप्रोच रहेगा, थीम वाइज चलेंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा। और बाकी देखिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो है ही, बट उसमें से कितना बेहतर कर सकते हैं उस चीज़ पे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, तो जो भी होगा अच्छे से होगा। और आपको अपॉर्चुनिटी अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ इंटरेक्ट करके आप लोगों की नहीं अच्छा हो रहा है, किसी न किसी के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे और एक पर्सनल टच मिलेगा जिससे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर पाएंगे। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए और हम लोग जितना हो पाएगा उतना हद तक करेंगे। चूँकि क्वालिफाइड हैं तो हम लोग जो भी गलतियाँ किए हैं उसको आपको बता पाएंगे। थैंक यू। अब
एसडीएम भी रहे हैं वहाँ पे। सर ने 7 मेंस लिखे हैं और एक हम सब में सबसे ज़्यादा सर ने ही प्रीलिम्स क्लियर करे हैं सबसे ज़्यादा। सर देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मारे हुए जो हैं यूपीएससी के, वो ज्योग्राफी के ही मारे हुए हैं। मैं भी मारा हुआ हूँ, सर भी मारे हुए हैं और चंचल सर भी मारे हुए हैं, और वो जो आदित्य गया है वो भी। तो हम सब लोगों का ज्योग्राफी था। अदरवाइज़ हम लोगों के मेंस में बहुत अच्छे नंबर आते थे, जिसमें ऑल इंडिया में मतलब हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करते थे। इवन सर का बम्बम सर जैसे हैं, बम्बम सर का एसे में बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, 150 की रेंज में आते थे। एथिक्स में मैं मतलब ऑल इंडिया में 3rd टॉपर रहा हूँ 2 बार। तो अच्छे नंबर मतलब मेंस में हम लोग अच्छा निकाल लेते थे, जीएस में भी अच्छे निकाल लेते नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं ज्योग्राफी की वजह से, और हमने ये भी देखा है टॉपर्स की रेंज में कम बच्चे आ पाते हैं वहाँ पे। तो इसलिए क्योंकि जितने भी मेंस लिखने जाते हैं, जैसे 15,000 लोग अगर मेंस लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ उसमें कई बार होता है 6 से 7,000 लोग ज्योग्राफी से ही लिखते हैं। अभी ट्रेंड ये जो 2013 से लेके 2017-18 तक चला, हाँ, उसमें फिर आपका जनरलाइजेशन मार्क्स का हो जाता है। और हम लोग दिक्कत क्या होती है ज्योग्राफी की, जो मुझे बाद में समझ में आया कि हम लोग किसी ना किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, और ऑप्शनल के लिए अगर आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन करा है और उसके नोट्स आप पढ़ रहे हो, तो कई बार ये सुसाइडल भी होता है। क्योंकि आप जिस नोट्स को पढ़ रहे हो, कई बार सेम नोट्स सामने वाला दूसरा बंदा भी पढ़ रहा है, तो कई बार एक ही एग्जामिनर तुम्हारे मतलब सेम बच्चों की कापियाँ, सेम नोट्स की कापियाँ चेक करता है। तो मार्क्स का जनरलाइजेशन होने का बहुत चांसेस रहते हैं। ज्योग्राफी में जितने भी टीचर हैं, राउंड फैकल्टीज जो भी मतलब मिलते हैं, मोस्टली वो 4-5 टीचर हैं, तो उनके नोट्स सबके मार्केट में बहुत ओपनली मिलते हैं, और उन्हीं को सब पढ़ के जाते हैं और सब बिल्कुल कॉमन लिखते हैं जाके। तो जनरलाइजेशन जो होते हैं मार्क्स के बहुत कॉमन है। इसीलिए क्या होता है, ऑप्शनल की यही राय रहती है कि आप सब लोग मतलब थोड़ा सा अपना पर्सनल टच भी रहे उसमें, तो अपने खुद 2-4 किताबों से इधर उधर से जैसे करके पढ़ना है। वो प्रीलिम्स का जैसे ये है कि सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। मेरे प्रीलिम्स में एक बार 154 नंबर भी आए हैं, और कई बार मतलब जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं उनसे मेरा 10-20 नंबर ज़्यादा ही रहता है। तो उसके लिए यही रहता है कि एक तो स्ट्रेटजी जो बनाते हैं हम लोग उस तो उसमें क्या है कि प्रीलिम्स के लिए एक होता है अर्ली स्टार्ट। जैसे कई लोग होते हैं ना कि वो बहुत लास्ट तक खींच के ले जाते हैं कि सर हम अब तैयारी हम चालू करेंगे, जो 2 महीने आ गए तो अब हम तैयारी चालू करेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो कई बार वो दिक्कत करती है, क्योंकि पेपर का पैटर्न ऐसा हो गया है कि आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो जल्दी आगे आगे आप सब लोगों से रहोगे। और उसमें कुछ एरियाज जैसे हैं उन सबको आपको अपना एक बिल्कुल स्ट्रांग पॉइंट बनाने पड़ेंगे। जैसे कि किसी ना किसी का अपना एक इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट होता है, जैसे कि किसी का ज्योग्राफी होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का पॉलिटी होता है। तो आपको जैसे अगर प्रीलिम्स, इस बार कितने लोग प्रीलिम्स में अपीयर होंगे? मोस्ट ऑफ मतलब सब जितने भी, अगर तुम्हें क्लियर करना है प्रीलिम्स को तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो आपको अपना जो स्ट्रांग एरिया बनाना पड़ेगा, जहां पे आपसे क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होने चाहिए। जैसे मेरा क्या था कि आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इस वाले सेक्शन से मेरा बहुत जल्दी क्वेश्चन गलत नहीं होता था। तो 14-15 क्वेश्चन अगर आए तो उनमें से एक आध गलत हुआ, बाकी बच्चे खुशे कर लिए हमने जैसे तैसे। उसके बाद करंट अफेयर वाला जैसे रहता है, साइंस टेक वाला रहता है, किसी और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें क्वेश्चंस जो पहले आते थे वो कंपैरेटिवली थोड़े किताब से आ जाते थे। अब थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो कंसेप्चुअल और थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछ लेते हैं, जिसमें थोड़ा चांस होता है गलत होने का। अदरवाइज 1 या 2 सब्जेक्ट आपको अपने बहुत स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे, उस पर कंपेरेटिवली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। कई लोग ये हैं कि जीएस में बहुत अच्छा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं जीएस को, लेकिन गड़बड़ा कहाँ पे जाते हैं वो जाके सी सेट में। सी सेट में वो भी क्यों गड़बड़ाते हैं जाके, क्योंकि सी सेट में वो ये वहाँ पे भी जो मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि हम बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, 2 महीने के अंदर कर लेंगे, हम बाद में इसको पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ आपको सबसे पहले करनी है उसको आप सबसे लास्ट में नहीं कर सकते हो। जिन लोगों का सीसेट में जैसे लगता है कि नहीं यार मेरा सीसेट थोड़ा सा हल्का है, तो उसको सीसेट को सबसे पहले करो, क्योंकि हाँ अगर नहीं करोगे तो मेरे जैसा हाल होगा। हाँ। तो 110, 120, 125 लेकर के मैं सीसेट में फेल कर गया, 18 और 19। हाँ, और तो you should be very careful about the CSET। और उसमें कितने 67 नंबर चाहिए होते हैं? हाँ,
67 नंबर, शायद 66 और 67 ऐसे कुछ चाहिए होते हैं, और सर का 66.8 आया, ऐसे कुछ करके ना। तो कई बार ये होता है कि हम जो प्री का मतलब जो कट ऑफ हो जाता है उससे जीएस में 20 नंबर ज़्यादा ला रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लास्ट ईयर भी हम लोगों के साथ में यही हुआ। यहाँ पे जो बच्चे करे उनमें कई बच्चे जो थे ऐसे जिनका स्कोर जीएस में बहुत अच्छा था, बट वो क्यों सी सेट में, और सबकी केवल एक प्रॉब्लम यही थी कि सर हमने सी सेट पे फोकस ही नहीं करा, बस हमने इसको लास्ट में ले गए, हम लास्ट में उसको नहीं ले जाना है। अगर तुम्हें प्रीलिम्स क्लियर करना है तो सबसे पहले अगर तुम्हारे सोचो कि एक हाथ में तुम्हारे पास में ये पड़ा है कि नहीं यार मेरा सी सेट तो तैयार रखा है, उधर से अगर आएगा तो मैं क्लियर कर लूंगा, तो बहुत उससे तैयारी स्ट्रेंथ मिलता है। तो जो चीजें जरूरी हैं उनको सबसे पहले करो, कि जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी को सबसे पहले कर डालो। हाँ, जो कुछ रटने वाली जैसे चीजें हैं उनको सबसे पहले कर डालो, तो उससे जब श्योर हो जाओगे तो बहुत अच्छे मतलब रहेगा। कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे क्वेश्चन मतलब लोगों को नहीं जनरली पता होता है, और या लोग अवॉइड कर देते हैं, उन सोर्सेज को तुम्हें बहुत कवर करना पड़ेगा। जैसे मैं क्लास यहाँ पे लेता हूँ तो मैंने बताए हैं, जैसे एक कई मिनिस्ट्रीज हैं, हाँ, जैसे पीआईबी है, कई बार लोग पीआईबी को इग्नोर मार देते हैं, पीआईबी के नोट्स वगैरह हो गए। मिनिस्ट्री में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पीआईबी में अगर आप जाओगे तो 1 by 1 उसमें सभी मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, उनसे सब आप नोट्स बना लो, है ना। तो इन चीज़ों को जब करोगे तो आप हर कैंडिडेट से 8 से 10 नंबर आगे रहोगे। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग इस कोर्स को भी हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे और उसी तरीके से करेंगे कि जिस तरीके से आप मतलब आगे रहो। जैसे कई किताबें ऐसी, जैसे एक ये सर वो हिस्ट्री की कौन सी किताब है हम लोग जो उपिंदर कौर है, कौन सी है, हाँ उपिंदर कौर, जैसे एक हिस्ट्री, हाँ उपिंदर सिंह है, तो उस किताब में जैसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन, एक कोई फिगर दिया रहता है, उस फिगर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे सोर्सेस आपको जब पता रहेंगे तो आप हमेशा 1 से 2 मतलब 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा ही करोगे, तो कट ऑफ का जो रेंज होता है उससे आप आगे रहोगे, तो फिर ये दिक्कत नहीं रहेगी प्रीलिम्स वाली। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, अदरवाइज मैं देता हूँ। Good evening all. I am known to someone, but I am not known to some other people. My name is Bambam Yadav and I am from batch 2017. पहली बार माइक लगा रहा हूँ। नॉट ऑडिबल ना? लुक, देखो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 2 चीज़ें हैं। पहली है कि प्रीलिम्स का जो नेचर है वो काफ़ी डायनेमिक हो गया है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो लगेगा कि बहुत डायनेमिक। अरे मैं ऐसे बोल दूं, इसको लगा, चलो खोलो इसको, ठीक है ना? तो डायनेमिक है प्लस नहीं जा रहा है आवाज, सही तो करो, एक टेक्निकल फॉल्ट है इसमें। ठीक है, तो पहली बात है इंफॉर्मेशन ओवरफ्लोज का ज़माना है। आप लोग यहाँ पे बैठे होगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखे होगे, और हर टेलीग्राम चैनल ने जो है एक बिजनेस करके रखा है कि मेरा प्रमोशन हो, बहुत सारे मटेरियल देते रहते हैं। एंड डेफिनेटली यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू विल बी अट्रैक्टेड टू सम मटेरियल्स और समबडी नॉट। तो इशू ये है कि हम लोगों का काम है कि हम लोग आपको कैसे प्रोटेक्ट करें इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो से। जिस दिन आप देखो, डिसिप्लिन और इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो से बचने का तरीका, दोनों में सिमिलरिटी है। अगर आप डिसिप्लिन हो तभी आप इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो से बच पाओगे। ठीक है, तो पहली बात ध्यान में रखना है कि वी शुड नॉट बी टेम्पटेड टू द मटेरियल्स दैट इज बीइंग शेयर्ड बाय मेनी पीपल्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, दैट यू हैव सीन मेनी फोटोग्राफ दुकान शॉप्स आर गिविंग यू।
पहली थिंग। दूसरी थिंग मतलब जो चीज़ें हैं, मैं आप लोगों से ये मतलब बताना चाहूँगा कि 80:20 जो रेशियो है, मतलब स्मार्ट वर्क का 20% आपको काम करना है बट 80% गेन करना है। ऐसा नहीं है कि 80% काम किए जा रहे हैं और 20% ही गेन हो पा रहा है। दैट फार्मूला यू हैव टू वर्क ऑन। कैसे करना है? आप सपोज करो दिन में 10 घंटे पढ़ाई करते हो, ऑब्वियसली करते हो, यू आर वेरी सीरियस स्टूडेंट, दैट्स व्हाई यू हैव कम हियर, ठीक है। तो 10 घंटे पढ़ते हो, जब नेक्स्ट डे या अपने आप से सवाल पूछते हो कि मैंने क्या सीखा, डज एनीथिंग दैट क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट, आपके अकाउंट में कुछ क्रेडिट हुई या नहीं हुई? जस्ट आस्क एवरी डे आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर, यू आस्क योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट एवेल्यूटर, ओके। तो आपको कोई मतलब मैं कुछ पढ़ा नहीं सकता हूँ, बट वी विल पॉलिश योर थिंग्स। You all are sitting here with the good background knowledge, and UPSC GS paper asks you nothing, but they are testing your background knowledge, what you have sailed through from class 1 to class 10. Still you are reading the NCERT book. Why? Somebody is saying NCERT is the Bible for UPSC aspirant. तो ऐसा इसलिए है कि आपको चीज़ें सिंपल रखनी है, इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो से बचनी है, 80:20 का रेशियो करना है, डेली अपने आप को एवेल्युएट करना है। If you don't do that, then you are out. If you do that, then it shows your perseverance, आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन, ये सब दिखाता है, ठीक है। तीसरी बात है प्रैक्टिस। प्रीलिम्स के लिए सबसे चीज़ें और अहम चीज़ें हैं प्रैक्टिस। बहुत लोग होते हैं कि मैं तो यार पढ़ा नहीं, मैं तो टेस्ट कैसे लगाऊं। अरे लगाओ ना, कम से कम तुम्हारे एलिमिनेशन स्किल तो टेस्ट होगी, फिर देखो कि कहाँ पे मेरा एलिमिनेशन स्किल काम किया, कहाँ पे नहीं किया। उससे मतलब एनवी होने की क्या ज़रूरत है। और कीप स्माइल्स ऑन योर फेस वाइल यू आर सॉल्विंग एनी पेपर, वेदर इट इज अ टेस्ट पेपर, वेदर यू आर सिटिंग इन यूपीएससी एग्जाम। अपने आप को तैयार करना। ये एग्ज़ाम हम लोग कोई फाइटर नहीं है जो बॉडी का होगा, रेसलर नहीं है, ये एग्ज़ाम सिर्फ माइंड का है। कीप कॉन्फिडेंस ओवर यू। अगर आप इसे लूज करते हो देन यू आर लिटिल ससेप्टिबल टू द सम अदर थिंग्स। वायरस को आप अपने अंदर नहीं आने देना है, जो मार्केट में है, जो आपके पूरे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर दे। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। समझ में आ रही हैं चीज़ें? मैं ऐसे कुछ चीज़ें तो नहीं बता रहा हूँ जो कि आउट ऑफ द वे जा रहे हो। वायरस कहने का मतलब है कि बाहर में जितने मटेरियल्स है या अट्रैक्टिव करने वाली चीज़ें हैं, उससे अपने माइंड को पॉल्यूट या कंटेमिनेट नहीं होने देना है। अपने आप को स्ट्रांग रखनी है, चीज़ों को सिंपल रखनी है, रिवाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग। कहावत है ना, इफ़ यू ब्लीड इन प्रैक्टिस देन यू, क्या है कहावत वो बताओ, मैं भूल गया, तुम लोगों के प्रेशर से। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस में ज़्यादा मतलब पसीना बहाते हो तो और में कम ज़्यादा खून बहाना पड़ेगा, है ना। तो दैट वाज द थिंग। हाँ, वेरी गुड, अब मैं इसको याद रखूँगा, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें हो, देखो यही हो गया, प्रीलिम्स में कन्फ्यूजन आएगा तुम्हें। दिस इज लाइव एग्जाम्पल। अब देखो तुम्हें याद होगी, पढ़ी होगी चीज़ें, अब दिमाग पेट के अंदर तो होगा ये है, और दिमाग में नहीं आएगा। तो अगर मैंने ये कोटेशन प्रैक्टिस किया होता यहाँ आने से पहले तो डेफिनेटली मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता यहाँ पे, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, दीज आर 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन द माइंड। और बाकी जहाँ तक हो सकेगा, हम लोग ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बट वी आर स्टिल इन टच विद द थिंग्स, एंड वी हैव ऑल्सो मतलब जुड़े हुए हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से अधिक बच्चे जो हैं जुड़े। और मतलब जो सफलता का है, यहाँ पे हर आदमी अपने ड्रीम्स के लेकर के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को हीरो बनना होता है तो चले जाते हैं मुंबई, जिसको ऑफिसर बनना होता है वो आते हैं दिल्ली, ठीक है। तो दिस इज़ योर ड्रीमिंग प्लेस, दिस इज़ योर ग्रूमिंग प्लेस। तो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत कम है बस। अगर और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ठीक, थैंक यू ऑल। लो भाई ये माइक संभालो। आप लोगों को कुछ बोलना है या मैं ही बोलता रहूं?
हाँ, ऑनलाइन में कोई क्वेरी है किसी की? मैंने देखा नहीं, बाद में जब मैं बैठ गया तो मैंने देखा रहे यहाँ भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं। कोई क्वेरी ऑनलाइन? देखिए, द होल पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम, और यहाँ इतने सारे सेलेक्टेड लोग बैठे हैं, सबका एक है क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हुए हैं और हमने कहीं ना कहीं कुछ कुछ गलतियां करी हैं अलग अलग एग्जाम्स में। सो आप हमारी गलतियों से भी सीख सकते हैं और हमारी सक्सेस से भी सीख सकते हैं। दोनों में आप ही का फायदा है, क्योंकि आप गलती से सीखेंगे तो गलती कम करेंगे और सक्सेस से सीखेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। तो मेन पर्पस क्या है इस एग्जाम का? इतना कम क्यों पासिंग परसेंटेज है? और जैसा कि सर ने कहा कि कुछ लोग बार बार एग्जाम पास करते हैं और कुछ कभी नहीं कर पाते, तो इसका मतलब इतना अनप्रिडिक्टेबल नहीं है जितना हमें बाहर से दिख रहा है। देयर इज सर्टेन फैक्टर, प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर, दैट इज व्हाई द सेम पर्सन इज क्लियरिंग एग्जाम अगेन एंड अगेन एंड सम पर्सन इज फेलिंग इन दिस एग्जाम अगेन एंड अगेन। तो जो पास कर रहा है वो कुछ सही कर रहा है, और जो फेल हो रहा है वो बार बार कुछ गलत कर रहा है। तो आपका गलती का परसेंटेज एरर का कम करना है और सही चीजों का आपका विड्थ बढ़ाना है। मैं फिर बोलूंगा, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमारे समय में एक चीज हमारे लिए अच्छी थी जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ना हमारे टाइम, उस टाइम 5G होता था, ना हमारे टाइम पे हमारे पास टेलीग्राम होता था, ना हमारे टाइम पे इतनी सारी दुकानें बाहर खुली हुई थी। हमारे पास टीचर्स लिमिटेड थे, हमारे पास मटेरियल लिमिटेड थे, और हमारे पास अपने सोर्सेज जो हैं वो बहुत ही रिफाइंड थे। आपके पास क्या है? सब है। जो टॉपर्स के नोट्स आपके पास हैं, टॉपर्स की कॉपीज आपके पास है। हमारे पास तो इस तरह की कोई चीज ही नहीं होती थी। आपके पास टॉपर्स की कॉपी है, टॉपर्स के नोट्स हैं, इंस्टाग्राम के इतने सारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं, और इंस्टाग्राम भी है। कुछ लोग बताते थे हम उस पर भी समय, रील्स देखने में सर हम रिफ्रेश होते हैं। आप रील्स से रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं, आपका रील्स आपका समय ले जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो 4-5 महीने के लिए मेरी आपसे रहेगा, ये सब हटा दीजिए अपने मोबाइल में से, इस तरह के फ़ोन पे आ जाइए। और जो इस तरह के फ़ोन पे नहीं आ सकता, बड़े फ़ोन पे रहना है तो रख लीजिए, पर ये सब हटाइए। जो आपके पास ये जो अपने फेसबुक टाइप चीज़ें हैं, ये सब हटा दीजिए, मत रखिए। 5-6 महीने की बात है, प्रीलिम्स निकल जाएगा। पर आपको क्या कम करनी है? अपने रिसोर्सेज कम रखने, अपने डाइवर्जन कम रखने, डिस्ट्रैक्शंस कम रखने। जो टीचर बता रहा है वो करना है। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपका अगर देखा जाए तो आप क्या पढ़ते हैं? मोस्टली आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आप बेसिक थोड़ा हाई लेवल का पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से। इकोनॉमी बहुत बेसिक लेवल की आती है यूपीएससी में, कोई ज़्यादा लेवल की नहीं आती। मनी सप्लाई बढ़ा घटा बहुत सिंपल लेवल की 11-12 की इकोनॉमिक्स। इन्वायरमेंट भी आप देखोगे तो उसमें कई चैप्टर आप बायोलॉजी के पढ़ रहे होते हैं 12th-11th के। तो सर ने क्या बोला, बेस वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, बस आपकी एज के हिसाब से थोड़ा रिफाइनमेंट चाहिए, थोड़ी इंसाइट चाहिए, वही हम यहाँ करेंगे। तो नया चीज कम होगी, पर वो हो सकता है आपको नई इसलिए लगे क्योंकि आप बहुत साल बाद पढ़ रहे हैं उसको। पर वी विल गिव यू अ न्यू आइडिया, न्यू अप्रोच एंड हाउ टू सोल्व द एग्जाम। इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है वो फोकस एरिया, वो फोकस अप्रोच रहेगा। नॉलेज बाहर भी बहुत बढ़ रही है और इंडिया में तो सब ज्ञानी है, आप भी मैं मानता हूँ ज्ञानी होंगे, बहुत चीजें पता होंगी, पर आपका ज्ञान हम थोड़ा कम करना चाहेंगे। आपका ज्ञान यूपीएससी स्पेसिफिक रखना चाहेंगे। जो बाहर चाय की दुकान वाला ज्ञान है वो आपका रिफाइन कर देंगे थोड़ा सा। मैं अभी आ रहा था तो एक सर से मेरी बात हो रही थी, तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा सर आप जाएंगे तो जिस तरह यू नो के वो जो छज्जे होते हैं, छज्जे पे क्या बैठे होते हैं? कबूतर। तो मैंने कहा जैसे बहुत सारे कबूतर छज्जों पे बैठे रहेंगे, वैसे बहुत सारे बच्चे आपको दुकानों पे बाहर दिखेंगे बैठे बैठे। वो 1 घंटे बाद अभी हम क्लास के बाहर जाएंगे तो वहीं बैठे रहेंगे। माइट बी दे आर वेरी कंसर्न कि कोई गिर ना जाए, बेचारा उठाना ना ले जाए घर, वो बेचारे बैठे रहते हैं। आप 2 बजे जाओ बैठे हैं, सुबह जाओ बैठे हैं, रात को जाओ बैठे हैं, दिन में जाओ बैठे हैं। दे माइट बी कंसर्न अबाउट यू कि आप घर से दूर हैं, कोई अगर रास्ते में गिर जाए, रास्ता भूल जाए, तो दे आर देयर फॉर यू। सो लेट देम बी देयर। आप उनकी जगह मत बनिए, वहाँ पे मत जाना है, क्लास में आइए, वापस जाइए। और जो स्टूडेंट मुझे बाहर मिल जाता है मैं पूछता भी हूँ उस समय बाहर क्यों, तो थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, फोकस अप्रोच रखिए। देखिए 1 साल की बात है ना, जीवन तो बहुत बड़ा है आपका। आप सब मेरी उम्र के हैं, बिल्कुल 20 के आसपास ही होंगे, तो जीवन तो बहुत बड़ा है ना। 1 साल हमें दे दीजिए, है ना, 1 साल हमें दे दीजिए, फिर बाकी समय आप अपना जीवन बिताइए जैसे आपको जीना है। आपको जो भी करना है करिए। अच्छा काम करने भी कुछ लोग आए होंगे, इंटरव्यू में पूछा क्या करने आए, क्यों बनना चाहते हो? मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बोले अभी तक क्या किया? बोले बनूंगा तब करूंगा। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, कुछ डाउट है तो पूछिए। आप लोग इतने बैठे हुए चुपचाप, कोई डाउट नहीं है, सब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ हाँ देखो, पीस, व्हाट इज दिस? हाँ पूछो। हाँ खुशी का। हाँ।
बहुत सारे हैं, हाँ एक ही चाहिए अपन को तो। आपके 4 अटेम्प्ट हो गए, 2 बचे हैं ना, तो मेरे ख्याल से 4 हो गए होंगे तभी 2 बचे हैं, या एज के हिसाब से 2 बचे हैं। हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आपने कहीं कुछ पढ़ा है, सेल्फ स्टडी करी है? मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आपने कुछ तो पढ़ा होगा। मैं इस सर्विस में आने के पहले मैं प्राइवेट किसी कंपनी में आई वॉज वर्किंग एज ए डेवलपर। तो मैं जब जॉब छोड़ के यहाँ आया तब जनवरी चल रहा था। उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, जिस साल में आया उस साल चेंज हो गया था, पर जब मैं आया तो ये सोच के आया था कि 2 ऑप्शनल पढ़ने पड़ेंगे, उसी साल चेंज हो गया था। तो मैं जनवरी में यहाँ आया था। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कितने एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या पढ़ना होता है। मैं जॉब छोड़कर आ गया, यहाँ आके फिर मैंने ढूंढना चालू करा, तो मुझे पता लगा कि सेशन चालू होता है जून में, एग्जाम है मई में। तो जो आपके मन में ख्याल है, मेरे मन में भी ख्याल आया कि दूं नहीं दूं, क्योंकि कुछ नहीं आता था। तो फिर मैं टीचर के पास गया, मैंने कहा सर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? उन्होंने कहा प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस होता है, एक सीसेट होता है। माय क्वेश्चन वाज सर सीसेट क्या होता है? मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था कि जीएस में 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में इतने पेपर। मैं नौकरी छोड़कर आ गया था। दैट ईयर मैंने जनवरी में तैयारी चालू करी। मैंने एक बात ध्यान रखा कि मेरे को कम नॉलेज है, मेरे टीचर को मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। टीचर मैंने अगर ढूंढ लिया टाइम लगा के 5 दिन, तो मैं टीचर पे भरोसा रखूंगा। वो मुझे गड्ढे में कूदने को बोलेगा, मैं कूद जाऊंगा। मैंने उनसे बोला सर ये बताओ मेरा हो सकता है नहीं हो सकता? बोला तुम्हारे पास 2 हाथ 2 पाँव दोनों आंखें, तुम्हारा बिल्कुल हो सकता है। बोले जिनका हुआ उनके पास भी है। बोले कईयों के तो पास तो वो भी नहीं है, उनका भी हो रहा है। बोले ऑल थिंग इज रिक्वायर्ड, कि दिमाग है, जिंदा दिमाग है। मैंने कहा हाँ सर अभी तक तो ठीक है। बोले होगा। मैंने कहा सर कितने साल में होगा? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक 5 ईयर प्लान चल रहा था। बोले 5 वर्षीय योजना नहीं बनानी, इसी साल होगा। और उस साल मैंने इंटरव्यू दिया था। तो मेरे से तो ज्यादा ही समय आपके पास, मेरे से ज्यादा लग भी रहा है। आपने कहा आधा हुआ है, मेरा तो चालू भी नहीं हुआ था। आप ही के शब्द बोल रहा हूँ। आपने कहा सर ढंग से नहीं हुआ है थोड़ा, तो मेरे से तो ज्यादा ही है। ऑल थिंग, आपसे एक स्टूडेंट से टीचर को क्या चाहिए? कंप्लीट डेडिकेशन, और जो बोले वो कर ले यार। मैं आज बोल रहा हूँ तो आज कर ले। मैं उतना ही बोलूंगा जितना 24 घंटे में पॉसिबल है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल मैं आ रहा हूँ पेपर लूंगा पूरा, ऐसा नहीं। जो मैं पढ़ाऊंगा उसी हिसाब से बोलूंगा, पर उतना कर सकते हो अगर खुद पे भरोसा है। और जब तुम खुद कह रहे हो एज वाइज 2 ही अटेम्प्ट है, तो देन वाई टू वेस्ट ए सिंगल डे? तब तो आपको ये सोचना है देना ही है, तब तो आप पे सवाल ही नहीं आना चाहिए। जब 2 ही अटेम्प्ट है एज वाइज, तो चॉइस भी देना है और कोशिश कर रहा है इसी साल सेलेक्ट हो जाना है। अगर रैंक नहीं आएगी तो 25 में इंप्रूव करना सोचूंगा। पर भाई मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम बहुत टफ है, बहुत एफर्ट लगता है। तो ज्यादा लंबा मत खींचो, एक ही साल में निकलो। जो चीज परेशान करती है उसे बार बार क्यों करना है? जो अच्छी है उसे बार बार करना है, तो वो तो आगे है। कुछ और सवाल? क्या हमने ऐसा अच्छा बता दिया कि आपको कुछ डाउट ही नहीं है? ऐसा तो नहीं बताया। नहीं, 2 में से दूसरी है, पूछ नहीं रहे हैं, या तो बिल्कुल नहीं समझ आया। आप नहीं हुए मुझे पता है, आपसे नहीं पूछेंगे। NYC कम से कम एक प्रीलिम्स दे रखें, दिस शुड बी द राइट क्वेश्चन। कम से कम एक प्रीलिम्स दे रखें, ऐसे कितने लोग हैं? अरे घनश्याम जी बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस करेंगे, सब समझ गए हम। अरे वो नादान बालक है, तुम समझदार हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि देखो सर बोल रहे हैं अभी। हाँ बोलिए सर, ये ले लीजिए। अरे नहीं नहीं बोल लेना, हो गया, मैं तो बोलता रहता हूँ। अरे देखिए, हाँ बिल्कुल। अरे नहीं। तो जैसे जिन लोगों ने अपीयर ऑलरेडी हुए हैं और कभी एनालिसिस करा है कि कहाँ पे हमारी वीकनेस वगैरह कहाँ पे आ रही है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे किसी एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो पहले आपको वीकनेसेस वगैरह आपको पता होनी चाहिए। कि एक बार जैसे बिल्कुल दिया ही नहीं है तब तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे कई बार होता है कि हाँ कम करो, ख़त्म करो, प्लीज़ कंक्लूड। हाँ, तो यही है कि अपना आप जैसे पेपर दे के आए हो
हो सकता है कई लोगों ने पेपर दे दिया उसके बाद दोबारा उसको पलट के देखा भी ना हो, है ना। तो एक बार उसको अगर पढ़ा हो कहीं कोने में किसी भी, तो निकाल के उसको देखना कि कहाँ पे हमने, हाँ, क्या है, प्रीवियस ईयर जितने मिल जाए उतने कर लो भाई। क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर सबसे बड़ा सोर्स होता है, और प्रीवियस ईयर को बेस मान के ही तैयारी आगे करनी चाहिए कि मतलब एक लेवल कहाँ कहाँ पे। हाँ, हाँ, तो हालांकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, एक आध बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन यूपीएससी ने रिपीट करा हो, लेकिन उनके क्वेश्चन जो होते हैं वो आसपास घूमते रहते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो उसके आसपास की चीजें अगर लिख लोगे तो उससे बड़ा हेल्प होती है, ये रहता है। अरे देखो, परेशान नहीं होना है, हम सब इंसान हैं। मैं जब क्लास में आप पढ़ोगे ना तो आपको बाइलिंगुअल यहाँ पढ़ाया जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। हम कई बार ये भी देखेंगे, आपको क्या लगता है ना जिसमें डाउट हो, मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। आप उसका इंग्लिश पढ़ोगे ना, आपको सवाल बहुत इजी लगेगा, और उसकी इंग्लिश बहुत टफ नहीं होती है। 10th क्लास तक हम सबने इंग्लिश पढ़ी है। व्हाट इज माय नेम सबको पता है ना क्या पूछ रहा है, इतनी ही लेवल की इंग्लिश। कोई जीएस में आपको कोई क्लिष्ट इंग्लिश नहीं आती है। हम ये क्यों सोचते हैं कि हिंदी टफ है, हिंदी टफ लग रही तो इंग्लिश में देख लेंगे यार। हमारा मकसद वहां क्या कहीं लिखा हुआ है कि अगर हमने हिंदी में ही फॉर्म भरा है तो इंग्लिश की तरफ देखेंगे भी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। हमारा मकसद क्या है, एग्जाम क्लियर करना। जहां से मदद मिलेगी देखेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, अपने पेपर में जहां से मदद मिलेगी। और आपका इंग्लिश का डर भी इस प्रिपरेशन के दौर में चला जाएगा, बिकॉज द क्लास विल बी बाइलिंगुअल। दोनों तरह से मैं पढ़ाऊंगा, चलेगा। आपको कोई भी डाउट है आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, पर हमें ये भी सोचिए, आप यू आर गोइंग टू बी द गवर्नमेंट ऑफिसर टुमारो। मेनी टाइम्स यू हैव टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट इन द इंटरनेशनल एरिना। तब आप क्या वो बोले, तो आपको कहीं ना कहीं से तो सीखना ही पड़ेगा ना। तो आज से शुरुआत करिए। क्या आप हिंदी सीख कर आए थे जब पैदा हुए थे? हिंदी भी यहीं सीखी, इंग्लिश भी यहीं सीखोगे। कल को आईएफएस ऑफिसर बनोगे तो रशियन, चाइनीज, जापानीज, पता नहीं क्या क्या सीखनी पड़े। तो और कंपलसरी एग्जाम तो पास करना ही है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। यू हैव टू बी प्रिपेयर दैट हमें बातचीत की लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश भी। हमारा इंग्लिश से बेर नहीं है, कोई लैंग्वेज बुरी नहीं है। जो चीज आपको एग्जाम प्रिपरेशन में सहायता दे, हेल्प करे, दैट इज योर फ्रेंड। यू हैव टू लर्न दैट थिंग, यू हैव टू बी फ्रेंडली विद दैट पर्सन, यू हैव टू फ्रेंडली टुवर्ड्स दैट लैंग्वेज। तो आपको एग्जाम यहाँ जब 5 महीना या 4 महीने का कोर्स है, आप जब तैयारी करेंगे ना, आई गारंटी यू हिंदी इंग्लिश वाला डर तो चला ही जाएगा। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, धीरे धीरे सीख जाता है आदमी। मैंने हिंदी भी नहीं सीखी जब मैं पैदा हुआ, वो भी सीख ली, इंग्लिश भी सीख ली। आप कुछ सिखाना चाहेंगे तो वो भी सीख लूंगा, ठीक है। अच्छा, आप कंक्लूड करना है, आपको कोई डाउट है तो पूछिए। वी आर हेयर क्लास, अभी यहाँ थोड़ी देर हम बाहर हैं। आपको बाहर, कईयों को होता है कि हम यहाँ नहीं पूछना, आप बाहर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है तो होप, हाँ टाइमिंग तो पता ही होगी ना, नहीं बताया क्या? 6 o'clock ना, कल से है। एक बार पूछिएगा टाइमिंग का क्या बताना है। हाँ, इस टाइमिंग मतलब दिन भी यार। देखो, एक जगह पहुंचने के लिए 3 चीजें चाहिए ना, टाइम चाहिए, डेट चाहिए। कंक्लूड करें तो हम बाहर हैं, आपको बाहर पूछना है तो। और ये कंक्लूड करने के बाद भी मैं तो यहीं बैठा हूं थोड़ी देर, आपको यहाँ पूछना हो यहाँ भी पूछ लीजिएगा, पर आई थिंक वी हैव टू कंक्लूड इट, तो करें। सो ठीक है, आप होप टू सी यू सून। और बिलीव मी, लास्ट ईयर जो रिजल्ट था, हम उससे ज्यादा ही इस साल अचीव करेंगे। तो बस आपसे हमें क्या चाहिए, डेडिकेशन एंड फोकस, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।